हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है बोक्सा जनजाति, जिसको हम पूरा कंप्लीट इसी वीडियो में करेंगे। इससे पहले हमने जौनसारी और थारू जनजाति को भी कंप्लीट कर लिया है, और उससे पहले भी और बहुत सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आज इसको हम कंप्लीट करेंगे इन डेप्थ डिटेल के साथ। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि बोक्सा जनजाति उत्तराखंड में कहाँ कहाँ निवास करती है। ठीक है ना। तो सवाल भी वही आएंगे। सबसे पहले तो बोक्सा जनजाति कितने ग्रामों में निवास करती है, अगर रफली नंबर पूछा जाता है तो 173 ग्राम आप याद रखिएगा। फिर पूछा जाएगा कौन से क्षेत्र में बोक्सा जनजाति उत्तराखंड के निवास करती है, तो तराई भावर क्षेत्र में बोक्सा जनजाति निवास करती है। ठीक है। अब तराई भावर क्षेत्र में क्या क्या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर आप थोड़ा बहुत उनको याद रखोगे तो, या उनकी लोकेशंस की मतलब कि कहाँ कहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको ये बताने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि तराई भावर क्षेत्र में उधम सिंह नगर आ गया, देहरादून आ गया। पौड़ी गढ़वाल का जो साउथ साउथ वाला रीजन है, जैसे दुगड्डा, ठीक है, नैनीताल हो गया आपका। इसके अलावा अब यहाँ पे क्या क्या क्षेत्र है ऐसे जहाँ पे ये इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर, ये कहाँ पे आ गए? उधम सिंह नगर में। देहरादून के अंदर कौन आ गए? विकास नगर, डोईवाला, सहसपुर, ठीक है, और नैनीताल के अंतर्गत रामनगर, और पौड़ी के अंदर दुगड्डा। ठीक। यदि ये कहा जाए कि बोक्सा जनजाति के लोग बहुतायत मात्रा में कहाँ अधिक किस स्थान पर निवास करते हैं, तो उधम सिंह नगर आपका आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यही लिखा गया कि उधम सिंह नगर के बाजपुर, काशीपुर और गदरपुर स्थानों पर इनकी संख्या सबसे अधिक है। ठीक है। आगे देखिए, नैनीताल व उधम सिंह नगर जिलों के बोक्सा बहुलक क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है। याद रखिएगा, बुक्साड़ किसको कहा जाता है, सवाल आ सकता है कि बुक्साड़ किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बोक्सा बहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है। और ये कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है इस शब्द का? नैनीताल और उधम सिंह नगर के वो जिले जहां पे बोक्सा निवास करते हैं। ठीक है। सवाल क्या आएगा, महर बोक्सा कहाँ पाए जाते हैं उत्तराखंड में? तो याद रखिएगा, देहरादून के आसपास जो क्षेत्र है देहरादून में, वहां पे महर बोक्सा पाए जाते हैं। जबकि इनके 5 गोत्र हैं या उपजातियां हैं इनकी। एक है यदुवंशी, पंवार, राजवंशी, परतजा और तुनवार। ठीक है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि एक ही गोत्र में लोग आपस में विवाह नहीं करते, और ये तो खैर सभी जगह होता है उत्तराखंड में। महर बोक्सा ये कहाँ पे निवास करते हैं? देहरादून में। ये सवाल आ सकता है। बाकी हो सकता है कि आपको जो है अलग अलग गोत्र दे दिए जाए और उसमें छांटने के लिए सवाल आ जाए कि इनमें से कौन सा बोक्सा जनजाति का गोत्र है। तो बस जो 5 मेन गोत्र इनके वो याद रखिएगा, यदुवंशी, पंवार, राजवंशी, परतजा और तुनवार। ठीक है। इस पैराग्राफ में देखिए, सबसे पहले सवाल क्या आएगा, यहाँ पे जो पैराग्राफ है कि सर्वप्रथम बोक्सा कहाँ आकर बसे थे? तो चंपावत में। कब आकर बसे थे? तो 16वीं शताब्दी में। ठीक है। अच्छा, फिर इनकी जो हिस्ट्री है थोड़ा वो क्या बताते हैं। देखो, जो विद्वान है अलग अलग, मतलब जो हिस्ट्री को लिखने वाले इतिहासकार हैं, उनका मानना होता है कि जो मराठी लोग थे उनके द्वारा इनको भगाया गया था, इनके वंशजों को, और वो भाग के आए थे। कुछ चित्तौड़गढ़ पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ था, तो तब वहां से कुछ जो राजपूत स्त्रियां और उनके साथ जो अनुचर वहां से भाग के यहाँ आए थे, तो ये उनके वंशज हैं। ठीक है। कुछ बोक्सा अपने आप को पंवारों का राजपूत बताते हैं। ठीक है, पंवार राजपूत बताते हैं। तो ये जो है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे इस पैराग्राफ में। ठीक है। मेनली क्वेश्चन क्या आएगा कि बोक्सा सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो बनबासा, चंपावत में बसे थे। कब बसे थे? 16वीं शताब्दी में। बोक्सा किसका राजपूत खुद को बताते हैं? पंवार राजपूत आप खुद को बताते हैं। ठीक है। बस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी शारीरिक रचना की, कैसे ये दिखने में होता है, इनकी बनावट कैसी है। सबसे पहली बात तो शारीरिक बनावट जो है मिश्रित प्रजाति है। सभी ह्यूमंस एक समान ही दिखते हैं, बस जैसे नाक होगी वो थोड़ा मंगोल ट्राइब को दिखाएगी। ठीक है। आंखें थोड़ा छोटी होंगी, पलकें बड़ी होंगी। ठीक है। चेहरा चौड़ा होगा और होंठ थोड़ा पतले होंगे। ठीक है। तो आंखें थोड़ा बहुत ऐसे लगेगा आपको जैसे हल्की फुल्की चाइनीज लोगों की तरह। ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आप ऐसे, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मेरी आंखें खुद ऐसी है। डाल दूंगा एक फोटो यहाँ पे, आप देख लेना। चलिए आगे देखिए, इन लोगों की भाषा क्या है। देखो, भावरी, कुम्यो, रच, भैंसी, ये इत्यादि इनकी बेसिक क्षेत्रीय बोलियां हैं इनकी। ठीक है ना। बाकी कोई विशिष्ट इनकी ऐसी भाषा नहीं है। बस सवाल यहीं से आएगा कि बोक्सा जनजाति की कौन सी बोली निम्न में से है, तो वहां पे आपको चूज करने को दे देंगे। तो रच, भैंसी याद रखेगा। ठीक है। भावरी याद रखिएगा और कुम्यो याद रखिएगा। ठीक है। सांवरी, भावरी से आप याद रखें, कुम्यो को कुमाऊं से याद रख लेना, लेकिन ठीक है। और रच, भैंसी आप ऐसे याद रखना। ठीक है। आगे देखिए, परिधान यानी कि वे जो ये कपड़े वगैरह पहनते हैं कैसे हैं। पुरुष धोती कुर्ता सदरी, सिर पर पगड़ी पहनते हैं। ठीक है। नगरों में रहने वाले पुरुष शॉर्ट कोट पैंट आदि पहनते हैं।
ठीक। स्त्रियां जो है ढीला लहंगा चोली आंगिया जिसको बोलते हैं उसे ओढ़नी ओढ़ते हैं, लेकिन अब साड़ी ब्लाउज स्वेटर इनका प्रचलन सामान्य हो गया है। ठीक है, तो ये सब ट्रेडिशनली हो गया चोली आंगिया। सवाल ये आ सकता है कि आंगिया किसे कहा जाता है, तो चोली को कहा जाता है, ऐसे याद रखिएगा। सामाजिक व्यवस्था सामान्य रूप से कैसी है इनकी, तो अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें, संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार देखने को मिलता है। ठीक है, विवाह भी मतलब मैंने अभी आपसे कहा था कि एक गोत्र में विवाह नहीं होगा। ठीक है, सेम ब्लड में भी नहीं हो सकता, सेम परिवार में भी नहीं हो सकता। ठीक है, केंद्रीय परिवार की रचना देखने को मिलनी शुरू हो गई है, मतलब एकल एकल धीरे धीरे। ठीक है, नहीं तो जो पितृवंशीय पितृ सत्तात्मक सत्ता यहाँ पे देखने को मिलती है, मतलब घर का सबसे बड़ा मुखिया वही होता है, जैसे दादा दादी। ठीक है, अब संपत्ति हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है, लेकिन पुत्री को भी संपत्ति में उत्तराधिकारी माना गया है, और समाज स्त्रियों की उच्च स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, धर्म देख लीजिए। देखो, धर्म तो हिंदू ही है, काफी निकट, तो क्या गलत ही लिखा हुआ है, धर्म हिंदू ही है इनका, क्योंकि महादेव, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण सभी देवी देवताओं को वो मानते हैं। ठीक है ना, ग्राम बेड़ी देवी, साकरिया देवता, ज्वाल्पा देवी, हुलका देवी, चामुंडा देवी, इन सबकी ये पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनकेस थोड़ा ये है कि किस जनजाति को लेके, धर्म को लेके थोड़ा सा संदेह परस्त होता है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे लिख लेना, क्योंकि बुक में ये सब लिखा हुआ है कि काफी निकट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक कह रही है, और मैं आपको पेज नंबर और डिटेल भी बता दूंगा अगर आप लोग को लगे कि मैं कहीं खुद से तो नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, काशीपुर की चामुंडा देवी इस क्षेत्र के बुक्साओं की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। तो बुक्साओं की सबसे बड़ी देवी कौन सी है? चामुंडा देवी। कहां पर ये मंदिर है इनका? काशीपुर में, ये याद रखिएगा। ग्राम देवी, खेड़ी देवी और ग्राम देवता साकरिया की पूजा पवित्र स्थान पर की जाती है, जो गांव के बाहर होता है, जिसे थान कहा जाता है। ग्राम देवी व ग्राम देवता को वर्ष में 2 बार विशेष पूजा देते हैं। तो बस यहाँ से सवाल आएगा कि थान किसे कहा जाता है? जो गांव के बाहर का एक स्थान होता है जहाँ पे ग्राम देवी और ग्राम देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, और कब की जाती है? प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक, जादू टोटके तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, बुझा कपित आत्माओं की भी पूजा करते हैं, मृत्यु का दाह संस्कार भी किया जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे हिंदू धर्म के ही रिचुअल्स देखो ये फॉलो करते आए हैं। यहाँ पे क्या सवाल आएगा? बुज्जा किसको कहा जाता है? तो कल्पित आत्माओं को कहा जाता है, क्योंकि देखो भाई यूके ट्रिपल एससी ऐसे सवाल ही पूछता है। अभी मेरे को याद एक बार का सवाल क्या आया था, बहुत पुराना, 2016 के अराउंड था, तो वहां पे लिखा गया था कि चींटी को गढ़वाली में क्या बोला जाता है, आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है उत्तराखंड में? चींटी पता है ना आपको, आंट जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं, ANT, एंट्स। ठीक है ना, तो जो एंट्स हैं इनको हिंदी में तो आप चींटी कहते हैं, गढ़वाली में क्या कहा जाता है इनको? ठीक है ना, एक आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये सवाल भी आता है, तो ऐसे सवाल भी आते हैं। ठीक है, इसका आंसर था किरमोलू, किरमोलू, किरमोलू। ठीक है ना, कालू किरमोलू, लाल किरमोलू, छोटा किरमोला, बड़ा किरमोला, तड़का लो तो आयोग वाला होता है। ठीक, तो चलो ये है। इनके त्योहार देख लीजिए, चैती, नौबी, होली, दीपावली, नवरात्रि इनके प्रमुख त्योहार है। चैती इनका एक महत्वपूर्ण त्योहार एवं मेला है। होंगड़, डालिया, गोटरे और मैरो आदि भी इनके त्योहार है। मेन जो इनका त्योहार है वो चैती त्योहार है, इसको आपने याद रखना है। सवाल भी यही आएगा कि बुक्सा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है या मेला कौन सा है? तो चैती। ठीक है, चैती इनका त्योहार भी है और मेला, महत्वपूर्ण त्योहार है, मेला है कौन? चैती। ठीक है, याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं, जंगली लकड़ी, शहद, फल फूल, कंद, जंगली जानवरों के शिकार, मछली पकड़ना, ये सब इनका पहले काम होता था, लेकिन अब कृषि, पशुपालन, दस्तकारी, सब ये सारे काम इनका करने लगे। सरकारी क्षेत्रों में भी ये लोग देखने को मिलने लग गए हैं। ठीक है, मकान बनाना, डलिया बनाना, कृषि कार्य करना, बर्तन बनाना। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य में मतलब इनका निपुण मिलता है। ठीक है ना, प्रमुख भोजन भोजन इनका जो है मछली चावल है, मच्छी भात। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये लोग मक्का और गेहूं की रोटी खाते हैं, दूध दही का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पुरुष जो है मदिरा, ताड़ी, हुक्का, बीड़ी, सुल्फा का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात करते हैं बुक्सा समाज में, ठीक है, सबसे छोटी इकाई इनका परिवार ही होता है। परिवारों से मिलकर एक बुक्सा गांव मंझरा का निर्माण होता है। गांव को ये मंझरा कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, गांव में छोटे मोटे विवादों के निपटारे के लिए एक समिति होती है, जिसका एक प्रधान होता है मुखिया। ठीक है, जो गांव के स्तर पर सर्वोच्च होता है। बस यहाँ पे यही सवाल इंपॉर्टेंट है कि मंझरा किसे कहा जाता है? जो बोक्सा गांव होता है, ठीक है, कई परिवारों से मिलकर जो बनता है उसे मंझरा कहा जाता है। ठीक, 5 सदस्यीय एक विरासती पंचायत होती है, जो कि न्याय एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है। और इस पंचायत के नीचे एक मुंसिफ, एक दरोगा और एक 2 सिपाही होते हैं। इन सभी के अधिकार
वंशगत होते हैं, इन्हें समाज में बड़े सम्मान से देखा जाता है। ठीक है ना। देखो पंचायत के नीचे क्या होता है, एक मुंसिफ होता है। तो मुंसिफ अगर कभी सवाल आ जाए आपसे कि मुंसिफ कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो पंचायत के अंतर्गत देखने को मिलता है बुक्सा जनजाति में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे इनकी पुरानी व्यवस्थाएं लुप्त हो रही हैं और उनके स्थान पर नई पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू हो गई हैं। ठीक है, नैनीताल उधम सिंह नगर जिले में बुक्सा परिषद की स्थापना भी की गई है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पैराग्राफ की कि बुक्सा परिषद की स्थापना कहाँ की गई है, नैनीताल व उधम सिंह नगर जिले में। ठीक है, आपसे सवाल है यहाँ पे एक कि पंचायती राज व्यवस्था उत्तराखंड में कब से मतलब आनी शुरू हो गई थी, उत्तराखंड का अपना पंचायती राज कब से बनना शुरू हुआ था। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।